नमस्कार, समृद्धि की पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं आशु दत्त। आज हम इंटरेस्ट और इंटरेस्ट इनकम, ब्याज जिसे हम कहते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। इंटरेस्ट हम सुनते तो हमेशा हैं, मगर हमेशा ये डाउट रहता है कि इंटरेस्ट कहते किसको हैं। इतने सारे अलग अलग रेट हैं। आप डिपॉजिट करने जाए तो कोई और इंटरेस्ट मिलता है, रिजर्व बैंक बोलती है तो कुछ और इंटरेस्ट होता है, हम गाड़ी खरीदने जाए तो कोई और इंटरेस्ट होता है, घर खरीदने जाए तो कोई और इंटरेस्ट होता है। इस एपिसोड में हम कोशिश करेंगे आपको पूरा इंटरेस्ट का साइकिल बता सकें कि ये इंटरेस्ट कैसे सेट होता है और ये अलग अलग इंटरेस्ट क्यों हैं। और इसके लिए हमने एक्सपर्ट पैनल को बुलाया ताकि वो आपको बता सकें, आपके साथ अपनी नॉलेज शेयर कर सकें। हमारे पहले गेस्ट हैं ज्योति बुधिया जी, जो ट्रेनर भी हैं, एनालिस्ट भी हैं, और उनसे हम पूछेंगे ये इंटरेस्ट इनकम कैसे निकलती है और इंटरेस्ट कैसे बनता है। ज्योति जी, आपका स्वागत है समृद्धि की पाठशाला पे। प्लीज़ आइए, बैठिए। और कमल कोठारी जी मर्चेंट बैंकिंग, कैपिटल मार्केट्स में कई सालों तक रह चुके हैं, गेनेस में हैं, वो भी हमारे साथ हैं ताकि वो अपने शेयर कर सकें जो मार्केट में इंटरेस्ट, अलग अलग इंटरेस्ट है, वो क्यों है। कमल जी, समृद्धि की पाठशाला में आपका स्वागत है। आइए, बैठिए। तो ज्योति जी, पहले मैं शुरू करना चाहता था कि सबसे सिंपल कॉन्सेप्ट से कि एक इंटरेस्ट को जो हम हमेशा सुनते हैं, एक सिंपल इंटरेस्ट है, एक दूसरा इंटरेस्ट को बोलता है कंपाउंड इंटरेस्ट है। इसका मतलब ये है कि जो कंपाउंड वाला वो ज़्यादा मुश्किल है मिलना, या उसका कोई तात्पर्य उसके साथ लेना देना नहीं है? सिंपल इंटरेस्ट यानी कि अगर आपने लाख रुपए बैंक में जमा किए हैं और उसमें अगर आपको 10% ब्याज मिलता हो सालाना, तो आपको 10,000 रुपये हर साल मिलते रहेंगे। और अगर वो कंपाउंडिंग है, जिसे हम चक्रवर्ती ब्याज भी कहते हैं या क्यूमुलेटिव भी कहते हैं, तो उसमें क्या है कि जैसे 1 लाख रुपए पे हमको 10,000 मिले, तो अगले साल हमें 1,10,000 पे 10% मिलेगा, जो कि 11,000 हो जाएंगे। तो इस तरह से वो कंपाउंडिंग इफेक्ट होता है। जनरली हम सिंपल इंटरेस्ट में क्या करते हैं कि हर साल या हर महीने ब्याज उठा लेते हैं, और कंपाउंडिंग में हम पैसे को ऐसे ही जमा छोड़ देते हैं, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो बॉन्ड हो, चाहे वो डिबेंचर्स हो, चाहे वो किसान विकास पत्र हो, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो सकता है। कमल जी, अगर आप थोड़ा सा ये इसका कनेक्शन बता सकें कि ये इंटरेस्ट रेट जो हैं हमारी, जनरली सब लोग जो है 4-5 साल या 3 से 5 साल के लिए पैसे छोड़ देते हैं, मगर महंगाई की भी कंप्लेंट होती है हमें कि साहब ये तो इन्फ्लेशन बढ़ रही है। ऐसा हो सकता है कि इंटरेस्ट रेट कहाँ भी ना जाए और इन्फ्लेशन बढ़ती जाए? देखिए, इंटरेस्ट रेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन, टू कंट्रोल द एम्प्लॉयमेंट। और इंटरेस्ट रेट जो है आरबीआई हर समय इसमें इंटरवेंशन करती रहती है। इंटरेस्ट रेट सारा चीज़ को कंट्रोल, इकोनॉमी को मेन इंटरेस्ट ही रेट जो है कंट्रोल करती है। इवन आपके बड़ी बड़ी कंपनियों का भी जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो इंटरेस्ट रेट पे ही डिपेंड करता है। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि आपके इंटरेस्ट रेट एक जगह रहे और इन्फ्लेशन एक जगह रहे, ये वेरी करते रहते हैं। तो ये आपने बहुत ज़रूरी चीज़ कही है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट से अगर आप ये नोटिस करें, सिर्फ ये नहीं है कि इंटरेस्ट रेट इन्फ्लेशन से बढ़ता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि कीमतें बहुत बढ़ गई हैं, जैसे प्रॉपर्टी की कीमतें बढ़ रही हैं। एक होता है कि इन्फ्लेशन, सब्जी का दाम और ये सब के दाम बढ़ रहे हैं। एक होता है एसेट इन्फ्लेशन, स्टॉक मार्केट बहुत तेज़ बढ़ रहा है, कंपनियाँ बेइंतहा नए नए प्लांट लगाई जा रही हैं, प्रॉपर्टी की प्राइसेस बढ़ रही हैं। उसको कंट्रोल करने के लिए जो सेंट्रल बैंक होता है, रिजर्व बैंक, वो अपने इन्फ्लेशन या ब्याज की दर बढ़ाता है कि भाई देखो, आप ज़्यादा खर्चा कर रहे हो इसकी और आप इतना बना नहीं सकोगे। तो इसलिए इंटरेस्ट रेट जो है ऊपर की तरफ उस वजह से भी जा सकते हैं। एक तीसरा अगर कारण अगर आप देखें तो वो है कि जो पैसे, जो फॉरेनर्स अगर बहुत ज़्यादा इंडिया में पैसा डालना शुरू कर दें तो रुपये की वैल्यू ऊपर जाना शुरू कर देती है। अगर रुपये ऊपर जाएगा तो एक्सपोर्ट कम हो जाएगी। तो रिजर्व बैंक ये नहीं चाहती कि फॉरेनर जो है बहुत पैसे इंडिया में डालते जाएं, क्योंकि यहाँ उनको 10 या 12% मिल रहा है और अपने देश में 1 या 2% मिल रहा है। तो फिर रिजर्व बैंक कोशिश ये करेगी कि इंटरेस्ट रेट को कम करें, 12 से 10 ले आए, 10 से 8, जो भी वो कर सकते हैं। तो इंटरेस्ट जो है थोड़ा कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है। सिर्फ जो हम सोच के चलते हैं कि सिर्फ एक फिक्स डिपॉजिट 4-5 साल जितने के लिए डाल दिया, वहाँ के वहीं रहेगा। एक टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट है जो चीज़, अगर इस पर आप थोड़ा सा डाल सके, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का क्या तात्पर्य है? टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जी, सारा खेल ही इसी का है। जी, जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है पैसे की वैल्यू चेंज हो जाती है। जी, आज से अगर हम 20 साल पहले देखें तो जो चीज़ 100 रुपये में हमें मिलती थी वो आज 200 में मिलती है या 300 में मिलती है।
जैसे जैसे समय बदलता है महंगाई जुड़ती जाती है उसमें। जी। जब महंगाई जुड़ती है तो वो महंगाई का असर कहाँ पे आएगा? रुपये पे आएगा। तो जो चीज़ हम पहले 100 रुपये में खरीदते थे वो आज 300 रुपये में खरीद रहे हैं। इसी तरह से अगर हम उस पैसे को जमा भी करते हैं, बैंक में डालते हैं, जहाँ पे हमें बैंक इंटरेस्ट अकॉर्डिंग टू इन्फ्लेशन मिलता है या इन्फ्लेशन से कुछ ज़्यादा मिलता है, तो हमारे रुपये की वैल्यू हर समय रुपया रहती है। जी। दैट इज़ नोन एज द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। जी। तो हमारा जो इन्फ्लेशन, महंगाई जो खा रही है हमारे पैसे को, उसकी भरपाई ब्याज कर रहा है जहाँ पे हमने पैसे जमा किए हैं। जी। कमल जी, अगर आप थोड़ा इंटरेस्ट रेट का इम्पैक्ट मार्केट पे क्या होता है अगर ये बता सकें, और दूसरा कंपनियों पे क्या होता है? देखिए, इंटरेस्ट रेट जो है टोटल डिमांड एंड सप्लाई पे कंट्रोल होता है। जिस तरह से मनी के फ्लो ज़्यादा है तो इंटरेस्ट रेट जो है कम हो जाती है। और कभी कभी गवर्नमेंट का इंटरवेंशन भी रहता है। गवर्नमेंट चाहती है कि मार्केट के अंदर में रुपए ज़्यादा नहीं जाए तो इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देता है। जी। और इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने देखिए बैंक्स है जो CRR रेट कट करती है, और ये अपने इस तरह से चीज़ें को कुछ काफ़ी टूल्स है जो इसको मैनेजमेंट लाती है अपने मार्केट को कंट्रोल करने के लिए। जी। और इसका जो शेयर मार्केट के अंदर में जो है, और ये आप जो कॉर्पोरेट कंपनियों के बारे में बता रहे थे, ज़्यादातर कंपनियां क्या होती है, कंपनियों बैंकों से बोरो करती है पैसा। जी। और जो बैंक है बोरो कर रखी है कंपनियों से, बैंकों से, उनके ऊपर में एक इंटरेस्ट का बर्डन पड़ता है। जी। रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ने से उससे उनके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसका इम्पैक्ट आता है। जी। और प्रॉफिट एंड लॉस इम्पैक्ट आने से नेचुरली उसका प्रॉफिट है जो गिर जाता है। जी। और इंटरेस्ट रेट वही वाइस वर्सा कि नीचे कर देते हैं तो कंपनी का जो बोरोइंग है उस पर इंटरेस्ट कम लगता है और उसका प्रॉफिट बढ़ जाता जी। है। तो कॉर्पोरेट का अर्निंग बढ़ जाती है। ये मार्केट के कॉर्पोरेट के ऊपर में इसका इंटरेस्ट रेट का इम्पैक्ट आता है सीधा। जी। इंटरेस्ट इनकम की तो हमने बात की, मगर ये इंटरेस्ट रेट सेट कौन करता है? और एक ही कोई ये इंटरेस्ट रेट है, बहुत सारे रेट हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे, मगर एक ब्रेक ले लीजिए। 1 महीने में 5 किलो। इम्पॉसिबल। देखते हैं। ये क्या कर रहे हो? जल्दी वजन घटाने का ये मेरा सुपर हिट फॉर्मूला है। आज क्यों नहीं आया? ये कैसे? अच्छी सेहत पानी है तो निरंतर एक्सरसाइज करो, और अच्छे रिटर्न्स के लिए निरंतर निवेश करो। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। Issued in the interest of investors by NSE. वेलकम बैक। इंटरेस्ट रेट कौन सेट करता है, और ये इतने अलग अलग रेट क्यों होते हैं? आप घर खरीदते हैं तो अलग रेट है, कार खरीदते हैं तो अलग रेट है, बैंक के पास फिक्स डिपॉजिट लेते हैं तो अलग रेट है। इसके बारे में अब हम चर्चा करते हैं। असली इंटरेस्ट रेट की क्या परिभाषा, और ये क्यों अलग अलग कीमतें आ रही हैं, ये जो भी इंटरेस्ट रेट हम लेके चलते हैं? ये अलग अलग कीमतें हैं। कभी कभी हम भी सोचते हैं तो बड़ा अजीब सा लगता है कि जब हम जमा करते हैं पैसे तो 6% 8% हमारे हाथ में बड़ी मुश्किल से आते हैं। जी। और वही पैसा जब हमको कोई सामान खरीदना हो, गाड़ी खरीदनी हो, मकान खरीदना हो, तो ऑलमोस्ट डबल से ज़्यादा पड़ जाता है। जी। इसकी एक ही चीज़ वजह जो हमें दिखती है जी। वो है डिमांड और सप्लाई। जी। दूसरी मुझे ऐसा भी लगता है कि जहाँ पे ये गैप इसलिए भी है क्योंकि जब बैंक्स ब्याज पे पैसा देती है वो हायर इसलिए भी चार्ज करती है क्योंकि कई बार NPA हो जाते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, जहाँ पे पैसे डूब जाते हैं। जी। तो वो भी रिकवरी इसमें एडजस्ट करने के लिए ये जो है भाव में फ़र्क रहता है। जी। और कीमतें जो सेट होती है वो तो सप्लाई से, अगर ज़्यादा पैसा बैंक के पास या किसी के पास भी आ गया तो वो ब्याज कम ही देगा। जी। और अगर हमारी डिमांड ज़्यादा है तो हमें पैसा किसी भी कीमत पे लाना पड़ेगा। जी। दूसरी चीज़ कमल जी ये है कि अगर आप बैंक के पास लेने जाएं तो फिर भी चलिए 12-13 पे मिल जाता है। फिर एक कैटेगरी होती है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, जो बैंक नहीं होती मगर वो भी फाइनेंसिंग का काम करती है, मगर वहाँ सीधा 16, 17, 18 मतलब 3-4% का फ़र्क होना शुरू हो जाता है, बैंक जो दे रही है और ये दे रही है। वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है, इसको अपने NBFC कंपनी जो RBI से कंट्रोल होती है, वो बैंक में डायरेक्ट लैंडिंग करती है। और उनका एक अलग अलग कंपनियों के अलग अलग फार्मूले हैं। कुछ होते हैं जिनके
टिक साइज जो होती है छोटी होती है, बड़ी होती है, और उनके कुछ एक अलग अलग फार्मूले रहते हैं। और उसके इनकी साइज़ जो ज़्यादा इसलिए होती है क्योंकि वहाँ पे एक आप समझ लीजिए जो सेक्टर ऑर्गेनाइज नहीं है वो वहाँ जाता है, तो उनके पास में ना ज़्यादा डॉक्यूमेंट होते हैं और ना कुछ कोलेट्रल होती है जो देने के लिए, तो वो चीज़ें बैंक अलाउ नहीं करती है। बैंक का एक रेगुलेटरी है, बैंक उसको मॉनिटर करती रहती है, अपनी आरबीआई है जो उनके बैंकों का रेगुलेटर है उनको कंट्रोल करती रहती है, वो इस तरह का लोन दे नहीं सकते। एनबीएफसी इस तरह का रिस्क लेते हैं और इस तरह का फंडिंग करते हैं। एनबीएफसी के बारे में मैं सिर्फ इतना आपसे कहना चाहूँगा, देखिए एनबीएफसी की भी वही दिक्कत है। अब वो सीधा रिजर्व बैंक के पास जाके पैसा तो ले नहीं सकती, उनके पास दो तरीके हैं, या तो किसी बैंक से लें या वो जो हैं अपने फिक्स डिपॉजिट इशू करती हैं या कोई बॉन्ड इशू करती हैं। तो देखिए आप जो है अगर बैंक आपको 8% दे रहा है, आप थोड़ी तैयार हो गए एनबीएफसी को 8% पे डिपॉजिट देने के लिए, तो उनको आपको भी तो देना पड़ता है ना 10%, 11%, 12%, तो वो कैसे उससे कम पे लेंड करें। दूसरी चीज़ ये होती है भाई एनबीएफसी के पास कौन जाता है, जो बैंक ने मना कर दिया है किसी भी वजह से कि आपके पास सिक्योरिटी नहीं है या कोई तकलीफ़ हो चुकी है बैंक से, तो एक रिस्क जो है वो थोड़ा सा बैंक से ज़्यादा ले रही हैं, इसलिए उनकी लेंडिंग उससे ज़्यादा होती है। ज्योति जी, इसकी वजह से एक सवाल आता है कि कभी कभी हम थोड़ी हमको लगता है टेम्पटेशन हो जाती है, अरे फिक्स डिपॉजिट में 8 मिल रहा है, कोई सेल्समैन आया आपके पास, उसने कहा जी फिक्स डिपॉजिट देखो ये है 12%, 14% मिलेगा। ये कैसे हो रहा है? मतलब अगर एक बैंक आपको सिर्फ 8% दे सकता है, ये कौन लोग हैं जो आपको 13-14% दे सकते हैं? कॉर्पोरेट फिक्स डिपॉजिट्स होती हैं, जो कंपनी फिक्स डिपॉजिट्स होती हैं, वो आपको थोड़ा हायर इंटरेस्ट देके वो आपसे पैसा ले सकती हैं, और बदले में वो भी उनको आगे हायर इंटरेस्ट पे घुमाती हैं। इसलिए उनको अपने बिजनेस में पैसा लगाना होता है और उनको हायर मुनाफे की उम्मीद होती है। इसके लिए पैसों की जो ज़रूरत होती है, जहाँ से बैंक से पैसा ना मिलते, तो वो पब्लिक के पास जाते हैं और थोड़ा हायर इंटरेस्ट पे पैसा ले लेते हैं पब्लिक से, और पब्लिक इसमें भी खुश हो जाती है। जहाँ पे 8 मिल रहा है वहाँ पे 11 मिलता हो तो पब्लिक भी खुश है। हाँ, ये फ़र्क जरूर पड़ता है कि बैंक में आप आज पैसा उठाने जाओ, अपना फिक्स डिपॉजिट मैच्योर कराने जाओ, आपको तुरंत 5 मिनट में वो आपका फिक्स डिपॉजिट रिलीज़ कर देंगे, जो कि कॉर्पोरेट फिक्स डिपॉजिट में थोड़ा डिफ़िकल्ट है। जी। अब एक और सवाल ये उठता है कि ये तो जैसे आप कह रहे थे फिक्स डिपॉजिट में जाने, मगर ज़्यादातर कभी विकास पत्र में या किसी नाबार्ड बैंक में या कोई और टैक्स फ्री बॉन्ड में इसमें हम ज़्यादातर पैसे डाल देते हैं। तो ये उनका इंटरेस्ट रेट कैसे सेट होता है? क्योंकि बैंक का 8% है, ये कहते हैं जी टैक्स फ्री है। कभी कभी मुझे लगता है कि टैक्स फ्री किसके लिए, मतलब चाहे मैं 2 रुपये कमाऊँ तो क्या ये सरकार मुझे पैसे वापस करेगी, या मुझे पहले कुछ कमाना पड़ेगा ना टैक्स देने के लिए? तो टैक्स फ्री का क्या मतलब है और ये कितना देते हैं, और फिक्स डिपॉजिट से वो कैसे अलग होता है? देखिए, इसमें 2 तरह से होता है। एक तो क्या है कि आपकी सालाना इनकम एक सर्टेन लेवल से ज़्यादा हो जाती है, तो आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप कुछ अमाउंट टैक्स फ्री बॉन्ड्स में डाल दें तो आपको इनकम टैक्स से बचत मिल जाएगी। एक तरह से ये है, और दूसरा क्या है कि इसमें ये टैक्स फ्री इसलिए है क्योंकि जो आपको इनकम फिक्स डिपॉजिट से आती है बैंकों से, उसमें एक टीडीएस कटता है, जो कि आरबीआई बॉन्ड्स या टैक्स फ्री बॉन्ड्स में वो कटा हुआ आता है आपके हाथ में नेट पैसा। जी। तो अगर आपके पास टैक्स फ्री बॉन्ड हो या पीपीएफ में डालने की गुंजाइश हो तो कीजिएगा। एक आखिरी इंस्ट्रूमेंट बच गया है जिसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, और वो है डेट फंड। वहाँ से भी इंटरेस्ट इनकम ही निकलती है, चाहे वो उसको डिविडेंड बोल लें, कुछ भी बोलें। कमल जी, तो ये डेट फंड जो है ये कहाँ से अपनी इनकम लेके आ रहे हैं, इंटरेस्ट लेके आ रहे हैं, और इनको ये क्यों कर रहे हैं? हमारे लिए चैरिटी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों कमा के हमें पैसे पकड़ा रहे हैं? डेट फंड है, ये एक गवर्नमेंट निकालती है बीच बीच में, और कंपनियां भी निकालती है डेट फंड। उनकी स्कीम रहती है, उनकी रेटिंग होती है, और उसके ऊपर में इंटरेस्ट का कंपोनेंट उसी ढंग से कैलकुलेट होता है उसकी रेटिंग के हिसाब से, और उसी पे ऊपर में इसका इंटरेस्ट का भी रेट भी उसी कैलकुलेशन इसी रेट के हिसाब से कैलकुलेट होता है। जी। देखिए, एक छोटा सा फ़र्क है कि अगर आप डेट फंड जैसे म्यूचुअल फंड में डेट फंड खरीदते हैं, उसमें सिर्फ 2 चीज़ें होती हैं। वो भी जाके कंपनी का इंटरेस्ट ले, कंपनी बॉन्ड में पैसे डाल देते हैं, सरकार बॉन्ड में पैसे डाल देते हैं ताकि इंटरेस्ट आए, मगर एक और तरीके से वो पैसे बनाते हैं, वो बॉन्ड खरीदते बेचते रहते हैं। वो ये देखते रहते हैं कि इंटरेस्ट रेट चेंज हो रहा है तो कभी खरीद लेते हैं, बेच देते हैं, तो थोड़ी सी ट्रेडिंग इनकम भी बना लेते हैं। तो उस वजह से कभी कभी ऐसे हो सकता है कि फ़िक्स डिपॉजिट से वो थोड़ा सा ज़्यादा बना सकें, मगर इतना ज़रूर याद रखिएगा कि वो अपना एक फ़ी लेते हैं ये मैनेज करने के लिए, तो जो भी बनाते हैं उससे एक फ़ी कट जाती है। ज्योति जी, अगर मैं कुछ मिस कर गया हूँ, ये म्यूचुअल फंड, डेट फंड जो होते हैं
उनकी कमाई के बारे में या रिटर्न के जी बारे नहीं, में? बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। और इसमें क्या होता है, उनके यहाँ एक्सपर्ट्स बैठते हैं जो इंटरेस्ट का अंदाज़ा लगाते रहते हैं कि इंटरेस्ट बढ़ेगा या गिरेगा। इसके ऊपर वो थोड़ी सी बहुत ट्रेडिंग कर लेते हैं बॉन्ड्स या जिसमें इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो बॉन्ड अकॉर्डिंगली बाइंग और सेलिंग कर लेते हैं, या गिर रहा है तो अकॉर्डिंगली बाइंग और सेलिंग करते हैं। जी, एक ब्रेक ले लीजिए, उसके बारे में बात करेंगे। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। Issued in the interest of investors by NSE. बूंद बूंद से सागर बनता है दोस्त, इसीलिए छोटी अमाउंट की इन्वेस्टमेंट नियमित रूप से सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। एनएसई द्वारा निवेशकों के हित में जारी। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। Issued in the interest of investors by NSE. कुछ सवाल ले लेते हैं इंटरेस्ट इनकम और इंटरेस्ट के बारे में। हमारे साथ निहारिका जी बनी हुई हैं देहरादून से। निहारिका जी नमस्कार, फरमाइए। सर मेरा नाम निहारिका शर्मा है। मैं डीआईटी यूनिवर्सिटी देहरादून की एमबीए से फिनांस की छात्रा हूं। सर मेरा एक प्रश्न है कि डेली लाइफ में और अपनी एमबीए की स्टडीज़ में हम रोज़ पढ़ते हैं इंटरेस्ट और इंटरेस्ट रेट क्या होता है, तो क्या आप हमें इसमें थोड़ी सी जानकारी दे पाएंगे कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है और हम इन्हें कैसे जानकारी ले सकते हैं? ज्योति जी, अगर संक्षेप में आप बता सकें कि इंटरेस्ट और इंटरेस्ट रेट में कुछ अंतर है या नहीं है? जी, इंटरेस्ट और इंटरेस्ट रेट में अंतर ये है कि फर्स्ट थिंग इज़ इंटरेस्ट यानी ब्याज, रेट आपकी ज़रूरत। आप एमबीए कर रही हैं, बहुत अच्छी बात है, ज़रूर कीजिए, प्रोग्रेस है, तरक्की है, लेकिन इस तरक्की के पीछे आपने जो इन्वेस्टमेंट की है उसका कुछ कॉस्ट लगा होगा, कुछ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लगी होगी, कुछ फाइनेंशियल कॉस्ट लगा होगा। अगर वो पैसा आपने कहीं और यूज़ किया होता तो उससे कुछ और इनकम आई होती, लेकिन इससे आपने अपना करियर बनाया और आगे ग्रो करेंगी, तो उसका जो आप कॉस्ट देती हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देती हैं, उसे हम इंटरेस्ट कहते हैं या इंटरेस्ट रेट कहते हैं। जी, धन्यवाद आपके सवाल के लिए। आयुष अब हमारे साथ हैं आगरा से। आयुष नमस्कार। गुड मॉर्निंग सर। सर मेरा नाम आयुष गर्ग है। मैं आगरा के उत्तम इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ से एमबीए प्रथम वर्ष का छात्र हूँ। सर अभी आपने हमें ब्याज के बारे में बहुत अच्छे से समझाया। सर उसी से संबंधित मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि सर ऐसे कौन कौन से साधन हैं जिनसे हम ब्याज कमा सकते हैं? क्या आप मुझे उसके बारे में थोड़ा सा समझाएंगे? जी, कमल जी। इंटरेस्ट आप कमा सकते हैं बैंक में डिपॉजिट करके। इंटरेस्ट आप कमा सकते हैं कि आप सेविंग अकाउंट में रुपए डाल के इंटरेस्ट कमा सकते हैं, बॉन्ड में डाल के। इंटरेस्ट आप कमा सकते हैं पीएफ में डाल के। इस तरह से इंटरेस्ट के बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है जहाँ पे डाल सकते हैं। और कुछ कंपनियां हैं जो यहाँ पे इंटरेस्ट के डिपॉजिट्स भी लेती है, जो इनको अपने एनबीएफसी कंपनियां बोलते हैं, वहाँ पे भी आप इंटरेस्ट के लिए रुपए डाल सकते हैं कमाने के लिए। जी, तो धन्यवाद आपके सवाल के लिए। एक सवाल और है आकृति जी का, वो भी देहरादून में है। आकृति जी नमस्कार, फरमाइए। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम आकृति सिंह है और मैं डीआईटी यूनिवर्सिटी देहरादून में एमबीए फिनेंस की छात्रा हूँ। सर अभी आपने हमें इंटरेस्ट और इंटरेस्ट रेट के बारे में बताया। सर जब भी हम इंटरेस्ट रेट की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट आती है। सर क्या आप हमें इन दोनों के बीच में अंतर बता सकते हैं? जी, तो ज्योति जी एक बार फिर अगर आप संक्षेप में बता सकें क्या अलग चीज़ें हैं इसमें? देखिए, सिंपल इंटरेस्ट ऐसा है कि अगर आपने बैंक में 10,000 रुपये जमा किए हैं और सालाना ब्याज 10% है, तो आप हर साल 1,000 रुपया उसमें से उठा सकते हैं। और जो मूल है, वो प्रिंसिपल है, वो हमेशा 10,000 ही रहेगा और आप हर साल 1,000 रुपये उठा सकते हैं। और कंपाउंडिंग में अगर वो 10,000 रुपये आपने जमा किए हैं, जो कि कंपाउंडिंग वे में 10% पर एनम है, तो इस साल वो हो जाएगा 1,000 रुपये उसमें ऐड और आपका प्रिंसिपल हो जाएगा 11,000। अगले साल उसमें 1,100 रुपये आपको 10% के हिसाब से मिलेगा। इस तरह से वो इंटरेस्ट कंपाउंड हो के, यानी उसे चक्रवर्ती ब्याज कहते हैं, और वो कंपाउंड होके आपके प्रिंसिपल में जुड़ के वो प्रिंसिपल जो है उस पर प्लस इंटरेस्ट और उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा। तो धन्यवाद आकृति जी।
एक और सवाल है अमित जी का इंटरेस्ट पे और वो आगरा में है। अमित जी नमस्कार। नमस्कार सर, मेरा नाम अमित गुप्ता है। मैं उत्तम इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ का MBA का सेकंड सेमेस्टर का छात्र हूँ। आपने पहले ब्याज के बारे में बताया और आपने ये भी बताया कि हम ब्याज को किन किन तरीके से लाभ ले सकते हैं। इससे संबंधित मेरा आपसे एक और प्रश्न है कि ब्याज के कौन कौन से रूप, कौन कौन से प्रकार होते हैं, क्या आप इसके बारे में मुझे बताएंगे? कमल जी, कौन कौन से रूप होते हैं ब्याज के? ब्याज क्या है, ब्याज इंस्ट्रूमेंट के साथ में जुड़ा रहता है। ब्याज का जो रूप है एक ही, ब्याज का रूप एक ही होता है। इंटरेस्ट जो है वो एक फीस होती है जो आप बोरोवर से रुपया बोरोवर देता है लेंडर को। और इसकी कोई तरीके नहीं होते हैं कि इसके रूप कुछ नहीं होते हैं कि ये जैसे कंपाउंडिंग और सिंपलिंग दो ही आपके रूप है इसके अंदर में। और हाँ, अलग अलग रेट जरूर होती है, जिसको अपने सेविंग अकाउंट में अलग रेट है, FD फिक्स डिपॉजिट में अलग रेट है, बॉन्ड में अलग रेट है, डिवेंचर में अलग रेट है। इस तरह से इनकी रेट चेंज होती है, रूप नहीं चेंज होता है। गौरंग जी अब हमारे साथ बने हुए एक ही सवाल का और वक्त है, देहरादून में है गौरंग जी नमस्कार। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम गौरांग श्रीवास्तव है। मैं DIT के MBA के फाइनेंस का छात्र हूँ। मेरा आपसे प्रश्न सर ये है कि इंटरेस्ट इनकम में दो टर्म्स होते हैं, एक कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, एक डिस्काउंटिंग इंटरेस्ट। तो आप मुझे ये बता सकते हैं कि ये दोनों कैसे कैलकुलेट होते हैं? जी ज्योति जी, अब कंपाउंड पे तो हमने काफ़ी बात कर ली है, डिस्काउंटेड इंटरेस्ट क्या होता है? डिस्काउंटेड इंटरेस्ट देखिए, कंपाउंडिंग पे हमने ये बात की कि आज हमारे पास इतना पैसा है, हमें 2 साल बाद कितना मिलने वाला है। अभी मुझे ये है कि मुझे 2 साल बाद 1 लाख रुपया चाहिए, तो मुझे आज कितना जमा करना होगा। तो हम क्या करते हैं कि 1 लाख को 10% से डिवाइड करते हैं, फिर वो हो गया 1 साल बाद का पैसा। फिर जो बचा हुआ पैसा है उसको फिर हम 10% से डिवाइड करते हैं, तो वो हो गया आज का पैसा। इस तरह से हम उसको डिस्काउंट कर करके आज की रिक्वायरमेंट पे कि हमें कितना जमा करना है कि हमारा रिक्वायर्ड अमाउंट 2 साल बाद पूरा हो जाए। तो हम ये पता कर रहे हैं कि जो पैसे हमें 2 साल के बाद चाहिए उसकी आज की वैल्यू या प्रेजेंट वैल्यू क्या है, उस रेट को हम डिस्काउंट रेट बोलते हैं। जी, डिस्काउंट रेट का सवाल ज़्यादातर कोई पूछता नहीं है, मगर बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। एक बात और मैं कहना चाहूँगी, जब हम म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं या SIP करते हैं, तो हम इसी प्लानिंग के साथ करते हैं कि हमें 20 साल बाद कितने रकम की ज़रूरत होती है, उसकी प्लानिंग करके हम इसको एक साथ भी जमा कर सकते हैं डिस्काउंट करके, या मंथली भी कर सकते हैं। धन्यवाद इसके लिए। और मैंने जैसे आपसे अर्ज़ किया था गौरंग जी, आपका सवाल बहुत अच्छा था। डिस्काउंट रेट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और कभी भी आप ये सोच रहे हों कि जैसे आप में से बहुत खुद शायद कॉलेज जाने वाले हों या आपके बच्चे जाने वाले हों, तो 15 साल के बाद फ़ीस शायद 20-30 लाख हो, तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आज मैं कितना डालूं कि वो 20 लाख बन जाए। और अगर आप 20 लाख से पीछे आएंगे तो आपको डिस्काउंट रेट इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो चलिए आपसे विदा लेने से पहले एक बार हमारे होशियार सिंह जी से भी मिल लेते हैं और देखते हैं कि हमारे होशियार सिंह जी आजकल कर क्या रहे हैं। अरे चमेली, आ बैठ। चमेली, बैंक के मैनेजर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे थे। ये तो कमाल हो, मैंने तो अपने सपने में भी ऐसा नहीं सोचा था। अजी ऐसा क्या हो गया, कहीं लॉटरी वॉटरी तो नहीं लग गई? अरे चमेली, तू तो बस ये समझ ले कि बैंक वालों के साथ नाता जोड़ के हमारी लॉटरी लग गई, भाग खुल गए हमारे। आप ऐसे ही पहेलियां बुझाते रहोगे या बताओगे भी? बताओ ना क्या हुआ। अरे बताता हूँ, थोड़ी शांति तो रख। देख, आज जब मैं बैंक में पैसा जमा करवाने गया था ना, तो मैनेजर साहब बोले कि अपनी ज़रूरत से ज़्यादा पैसा सेविंग अकाउंट में रखने की बजाय फिक्स डिपॉजिट कर दो, ब्याज ज़्यादा मिलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट से। ये कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है जी? देख चमेली, मैंने आज 3 साल के लिए 1 लाख की फिक्स डिपॉजिट करवा ली, तो अब हमें हर साल 9% इंटरेस्ट मिलेगा। तो अगले साल हमें 1 लाख नहीं बल्कि 1,09,000 रुपये मिलेंगे। और इतना ही नहीं, हमें उस 1 लाख पर नहीं इंटरेस्ट मिलेगा बल्कि 1,09,000 पर इंटरेस्ट मिलेगा। इसी तरह 2 साल बाद हमारे और हमारे ब्याज की रकम हमारे मूलधन से जुड़ जाएगी और हमें उस बढ़ी हुई रकम पर ही ब्याज मिलेगा। ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। मतलब हमारे बैच के ऊपर बैच मिलेगा? ये तो कमाल ही हो गया जी। इसलिए सुबह कैलकुलेटर से चिपके थे ना, हिसाब लगा रहे थे ना कि मैनेजर साहब ने सही कहा या गलत। हाँ नहीं, मैनेजर साहब ने बिल्कुल सही कहा और आज मैं बैंक से बहुत कुछ सीख के आया। तू चल अंदर,
मैं तुझे इत्मीनान से समझाऊंगा कि बैंक से जुड़े रहने के और क्या क्या फ़ायदे। छोड़ो जी, मैं आपकी सारी चालाकियों को जानती हूँ, मुझे पता है आपकी चालाकियाँ। अरे नहीं, मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें सिर्फ बैंक की खूबियों के बारे में ही बताऊंगा। पक्का? एकदम पक्का। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको थोड़ी सी इंडिकेशन हो गई हो, क्योंकि इंटरेस्ट रेट हम ऐसे इस्तेमाल करते हैं जैसे 10 रुपए का सिक्का है या 5 रुपए का सिक्का है, मगर कोई ऐसा एक इंटरेस्ट रेट नहीं है। अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग इंटरेस्ट रेट हो सकते हैं। एक भारत सरकार जो रिज़र्व बैंक है वो एक इंडिकेशन दिखाती है कि साहब इतना है, मगर वो सिर्फ इंडिकेशन है। उसके बाद जो अलग अलग रेट लोग लगाते जाते हैं अपना अपना प्रॉफिट लगा के। तो मैं आशा करता हूँ आपको इंटरेस्ट इनकम कमाने में और समझने में थोड़ी सी सहूलियत हुई होगी। ज्योति बुधिया जी, आपका बहुत धन्यवाद है, आप आए हमारे साथ डिस्कशन की। कमल कोठारी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। समृद्धि की पाठशाला में बस इतना ही वक्त है आज के लिए। मैं हूँ आशीष दत्त, नमस्कार। इक्विटी बॉन्ड्स का लाभ उठाओ, डिविडेंड में करो निवेश।